हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो हम सब देख रहे थे बायोलॉजी, ठीक है। और संक्रमण से सुरक्षा का जो निर्माण होता है लासिका में मौजूद, ठीक है, लिम्फोसाइड, और उसी से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। यहाँ तक देखे थे पिछले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल का अस्थायी संचय। जल का अस्थायी संचय देखिए चौथा पॉइंट है। तो शरीर में प्रवेश करने वाले जल के लिए लासिका वाहिनी मतलब वाहन का कार्य करते हैं, अस्थायी अक्षय देने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिए थे। इसके आगे देखेंगे कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। रक्त समूह जो है 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए बी और ओ होता है, ठीक है। देखिएगा, पहला होता है ए, ठीक है, दूसरा बी, और तीसरा होता है ए बी, और तीसरा के बाद चौथा होता है ओ, ठीक है। तो ए बी होता है, ए और बी अलग नहीं, ए और बी गुना में, ठीक है। ए और बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिएगा, ईसीजी का शाब्दिक अर्थ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक है। ईसीजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। दूसरा पॉइंट है कि ट्रैक्स धमनी हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, ठीक है। ट्रैक्स धमनी हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। तीसरा पॉइंट है रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज, परिसंचरण की खोज किसने किया, तो विलियम हार्वे ने किया, ठीक है। रक्त समूह का खोज किसने किया, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है, कि कब किया, तो 1900 ईस्वी में किया, ठीक है। तो रक्त समूह की खोज किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब किया, 1900 ईस्वी में, ठीक है। पौधे में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछता है कि पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। पौधे में खनिज एवं जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि पौधे में खनिज लवण एवं जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा। तो इसका आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आइए अगला देखिए कि समान व्यक्ति का रक्त दाब 120/80 होता है, ठीक है। समान व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है, 120/80। और 120 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं बीपी हाई हो गया, ठीक है। 80 से कम हो जाते हैं तो बीपी लो हो गया। अगला क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुना जाता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की क्या सुना जाता है, धड़कन। जब हृदय की धड़कन को सुना जाता है तो किस तरह की आवाज आते हैं, तो लब डब, ठीक है। अगला है कि मछली में एकारा रक्त परिसंचरण पाया जाता है, ठीक है। मछली में एकारा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। अगला है कि प्लेटलेट्स रुधिर के बहने पर थक्का जमता है, ठीक है, थक्का बनाता है। जब रुधिर मतलब खून जब बहने लगता है तो थक्का बनाने का काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स। अगला देखिएगा कि मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है, ठीक है। आपको पहले भी बताएं कि मनुष्य के हृदय में कक्षों या चैम्बर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। कितनी होती है, तो 4 होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है, ठीक है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है, ठीक है। अगला है कि पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है, ठीक है। पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। अगला है कि शिराओं में रक्त परिवहन हृदय की ओर होता है, ठीक है। शिराओं में रक्त का परिवहन किसकी ओर होता है, तो हृदय की ओर होता है। आपको बताए थे कि शिरा में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो अशुद्ध रक्त होता है प्रवाहित, ठीक है। शिरा में कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त। और धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। धमनी में कौन सा रक्त, तो शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बार और पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं
कहते हैं कि मानव शरीर में न्यूट्रोफिल श्वेत रक्त कण की संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है, मानव शरीर में न्यूट्रोफिल श्वेत रक्त कण की जो संख्या होती है सर्वाधिक होती है। अब आपको यहाँ से स्टार्ट होता है कि पौधों एवं प्राणियों में उत्सर्जन। ठीक है, पौधों एवं प्राणियों में उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है जो भी आपने खाए पिए हैं, जो आपके शरीर में आपके पदार्थों का जो उपयोग लायक नहीं है, तो उसको उत्सर्जन करना मतलब बाहर निकालना। ठीक है, उसी को कहते हैं उत्सर्जन। तो देखिए भूमिका क्या होती है। तो जीवों के शरीर की कोशिकाओं में अपचयी क्रियाओं के समय अनेक प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं चलती रहती है। ठीक है, जीवों के शरीर की कोशिकाओं में उपचयी क्रियाओं के समय अनेक प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं चलती रहती है। ठीक है, उस समय शरीर में हानिकारक पदार्थ, ठीक है, उस समय शरीर में हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है जिसकी उपस्थिति जीवों के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, जिसकी उपस्थिति जीवों के लिए हानिकारक होती है। इन पदार्थों को शरीर से समय समय पर बाहर निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, जीवों के शरीर से वज्र पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, मतलब व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन की क्रिया पौधे तथा जंतुओं दोनों में होती है। ठीक है, पौधे में हो या तो जीव जंतु दोनों में होते। ठीक है, आइए पहले देखते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो देखिएगा, उपचय के समय, ठीक है, अगर आपने खाना जो खाए हैं, पानी जो पिए, उसका अगर शरीर में आपके कोई काम नहीं है, ठीक है, कोई भी आपको काम नहीं है, तो देखिएगा उसको कहते हैं उपचय। ठीक है, उपचय के समय जीवों के शरीर में कई प्रकार की वर्ज्य पदार्थ के मतलब होता है गंदे पदार्थ का निर्माण होता है। इस वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, जिस तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन क्रिया होती है उस तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, उस तंत्र को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। देखिएगा, उपचय के समय जीवों के शरीर में कई प्रकार के वज्र पदार्थ मतलब गंदे पदार्थ का निर्माण होता है। इस वज्र पदार्थ को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जिस तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन क्रिया होती है उस तंत्र को कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के रूप में आपके त्वचा भी आ जाएंगे, ठीक है, वृक्क भी आ जाएंगे, चमड़ा भी आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधे में उत्सर्जन क्रिया का वर्णन करें। ठीक है, पौधे में उत्सर्जन की क्रिया का वर्णन करें। तो पौधे की कोशिकाओं में जैव रासायनिक क्रियाओं के समय जो है कुछ वज्र पदार्थ का उत्पादन होता है, परंतु यह वज्र पदार्थ जंतुओं की तुलना में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, पौधे में वज्र पदार्थ के निष्कासन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। पौधे की कोशिकाओं में किसी एक उपचय क्रिया के समय पौधे में बनने वाली उत्सर्जित पदार्थ का उपयोग दूसरी उपचय क्रिया में लिया जाता है, जैसे श्वसन के समय CO2 तथा जलवाष्प का उत्पादन जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में होता है। दिन के समय पौधे द्वारा CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कर लिया जाता है। जलवाष्प का निष्कासन स्टोमाटा एवं लेंटिकस द्वारा वातावरण में होता रहता है। ठीक है, रात के समय CO2 का विसरण वायुमंडल में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस का निर्माण होता है। वज्र पदार्थ मतलब गंदे पदार्थ गंदे पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, जिसका उपयोग पौधे द्वारा श्वसन की क्रिया में कर लिया जाता है। आवश्यकता से अधिक O2 का विसरण वायुमंडल में होता रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ का संचय पौधे के विभिन्न भागों में जैसे पत्तियां, छाल एवं फलों
इत्यादि में होता रहता है, जो समय समय पर इस पौधे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अगला आपको क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का वर्णन करें। ठीक है, पौधों द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का वर्णन करें, अथवा पौधे में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार का उत्सर्जित पदार्थों का नाम लिखें। ठीक है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। अथवा पौधे में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्सर्जित पदार्थों का नाम बताएं। ठीक है, यहाँ पर आपके उत्तर हो जाएंगे कि पौधे द्वारा उत्सर्जित कई पदार्थ होते हैं। ठीक है, पौधे द्वारा उत्सर्जित कई पदार्थ होते हैं, जैसे नाइट्रोजन वज्र पदार्थ। ठीक है, नाइट्रोजनी, जैसे जड़ यहाँ पर है ना, जड़ से क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं ना, नाइट्रोजनी, तो नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ। पौधे में नाइट्रोजन युक्त वज्र पदार्थ को एल्केलॉइड कहते हैं। ठीक है, जिसमें प्रमुख है क्विनिन, मॉर्फिन, एट्रोपिन, निकोटीन एवं कैफीन इत्यादि। ये पौधे के जड़ों, पत्तियां एवं बीजों में पाए जाते हैं। इसमें औषधियां का निर्माण होता है। ठीक है, इसी से क्या चीज, बहुत सारे औषधि का निर्माण होता है। आगे देखते हैं कि लैटेक्स क्या है। ठीक है, लैटेक्स यह पौधे में पाए जाने वाला दूध जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, यह पौधे में पाए जाने वाला दूध जैसा पदार्थ है जो जल में घुलनशील है। ठीक है, जो जल में घुलनशील है। लैटेक्स का उपयोग स्वर एवं अन्य औषधियाँ के निर्माण में होता है। अगला देखिएगा गेंद। ठीक है, गेंद तो बबल नीम आदि वृक्ष से सेलुलोज के अपघटन से गेंद बनते हैं। ठीक है, जो चिपचिपा पदार्थ होते हैं ना, गेंद निकलते हैं। गेंद पानी में घुलनशील होते हैं और गेंद चिपकाने के काम में आते हैं। ठीक है, जिसको गोंद कहते हैं ना, गोंद, वही को। तो आप जब भी कभी भी किसी पेड़ को काटते हैं, नीम के हो या बबल के पेड़ हो, तो जब काट दीजिएगा तो वहाँ से आपको उजला ऐसा दिखेगा है ना, और कुछ समय के बाद देखिएगा तो गोल हो जाता है, तो उसी को गेंद कहा जाता है। ठीक है, और इसको काम क्या चीज में आता है, चिपकाने में, जिसको फेविक्विक के काम में आता है। अगला देखते हैं रेजिन। ठीक है, रेजिन क्या है, तो चीड़ के पौधे से हल्के पीले रंग के निकलने वाले पदार्थ को रेजिन कहते हैं। ठीक है, क्या है, तो चीड़ के पौधे से हल्के पीले रंग के निकलने वाले पदार्थ को रेजिन कहते हैं। रेजिन का उपयोग वर्निश एवं लाख इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा टेनिन। टेनिन क्या होता है, तो टेनिन होता है वृक्ष के छालों, फलों, बीजों एवं एक काष्ठीय भागों में टैनिन पाया जाता है। इसका उपयोग मनुष्य के द्वारा रंग बनाने में किया जाता है। ठीक है, टैनिन कहाँ पाया जाता है, तो वृक्ष के छालों, फलों, बीज एवं काष्ठीय भागों में टैनिन पाया जाता है। इसका उपयोग मनुष्य द्वारा रंग बनाने तथा औषधियों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगला है कि तेल, उपयोगी तेल। ठीक है, अगला देखिए है क्वेश्चन कि उपयोगी तेल। ठीक है, उपयोगी तेल, तो पौधे में पाए जाने वाले तेल ग्रंथियों से कुछ विशेष प्रकार के तेल का स्राव होता है, जैसे लौंग का तेल, यानी यूकेलिप्टस तेल, यानी कि लेवेंडर का तेल एवं चंदन के तेल। ठीक है, इत्यादि। ये सभी वाष्पशील तेल है जिनका एक विशेष गंध होता है। इनका उपयोग सुगंधित तेल एवं सेंट एवं औषधियाँ के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जंतुओं में उत्सर्जित होने वाले प्रमुख वर्ज्य पदार्थ की चर्चा करें। ठीक है, वर्ज्य पदार्थ मतलब वही गंदे पदार्थ का। ठीक है, कौन पदार्थ, तो गंदे पदार्थ का। तो जंतुओं में उत्सर्जित होने वाले प्रमुख वर्ज्य पदार्थ की चर्चा करें, तो आंसर हो जाएगा कि जंतुओं में शारीरिक रचना के अनुसार उत्सर्जन की व्यवस्था अलग अलग होती है। जंतुओं के शरीर में उपचयी क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्सर्जित पदार्थ। ठीक है, जंतुओं के शारीरिक रचना के अनुसार उत्सर्जन व्यवस्था अलग अलग होती है। जंतुओं के शरीर में उपचयी क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्सर्जित पदार्थ।
पहला होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जीवों की कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया के समय CO2 का उत्पादन होता है, ठीक है। जीवों की कोशिकाओं में श्वसन क्रिया के समय CO2 का उत्पादन होता है। अगला है जल, ठीक है। जल क्या है? तो जल जो है शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ होता है, ठीक है। शरीर जल के लिए आवश्यक पदार्थ है। जलीय जंतुओं के शरीर में जल के अणु विसरण विधि के द्वारा प्रवेश करते, ठीक है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जलीय जंतु के शरीर में जल किस रूप में प्रवेश करते हैं? तो विसरण विधि से, ठीक है। जितना भी जलीय जीव है विसरण विधि से, ठीक है, प्रवेश करते हैं। आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा शरीर के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि आवश्यकता से अधिक कोई भी मात्रा लीजिएगा तो हानिकारक करेगा, या तो जल हो या तो ऑक्सीजन हो या कोई भी चीज, ठीक है। अतः इसका निष्कासन शरीर के उत्सर्जित पदार्थ के रूप में होता है, ठीक है। अगला होता है रासायनिक पदार्थ, ठीक है। रासायनिक पदार्थ तो आवश्यकता से अधिक खनिज, लवण, दवाएं, हार्मोन इत्यादि का शरीर से निकालना एक आवश्यक क्रिया, ठीक है। रासायनिक पदार्थ क्या है? तो आवश्यकता से अधिक खनिज, लवण, दवाएं, हार्मोन इत्यादि का शरीर से निकालना एक आवश्यक क्रिया है। अगला देखिएगा पित्त वर्णक। कौन वर्णक? पित्त वर्णक, ठीक है। यानी कि उपचयी क्रिया से कुछ पित्त वर्णक का भी उत्पादन होता है, जैसे बिल्ली गार्डिन एवं बिल्ली रोबिन, यानी कि यूरोकॉर्ब इत्यादि। इन पदार्थों का शरीर से निष्कासन होता है। अच्छा, ये सब होते हैं कहाँ? बिल्ली गार्डिन तो ये होते हैं बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत के जो दीवार पर इस तरह के होते हैं ना, इसी को कहते हैं बिल्ली गार्डिन, ठीक है। जो बिल्ली का काम करते हैं, जो पानी को सोखने का काम करते हैं, पानी को अवशोषण का काम करते हैं। अगला देखिएगा उपच भोज पदार्थ, ठीक है। अपच भोज पदार्थ है ना। अगला है अपच भोज पदार्थ। तो पाचन क्रिया के समय भोजन के कुछ भाग का पाचन नहीं होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अपच भोज पदार्थ मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अपच भोज पदार्थ तो पाचन क्रिया के समय भोजन के कुछ भागों का पाचन नहीं होता है। अपच भोज पदार्थ का मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अगला होता है नाइट्रोजनी भोज पदार्थ, ठीक है। नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ, या तो इसको कह सकते हैं, ठीक है, कि शरीर की आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का विघटन अमीनो यूरिया एवं यूरिक एसिड के रूप में होता है, ठीक है। नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ क्या है? तो शरीर में आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का विघटन अमोनिया, यूरिया एवं यूरिक एसिड के रूप में होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिए हैं कि उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास वीडियो के शेयर करना ना भूले, ठीक है। ज़रूर सभी के पास शेयर करिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक्स, अपना ख्याल रखिएगा।